अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आज हम आए अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आपको पता है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसमिशन, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है बच्चे जी, जो आपके इधर ऐड किया हुआ है। अच्छा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन एंड टेल अस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है बेटे, तो ये इस तरह होगा। सबसे पहले हम अपने नाम बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे, फिर एक एक को एक्सप्लेन करते जाएंगे। ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे ट्रांसपिरेशन इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। समझ आ रही है? जब गर्मी ज़्यादा होगी ट्रांसपिरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट एट हायर टेम्परेचर वाटर इवेपोरेट्स मोर क्विकली। एट हायर टेम्परेचर जो वाटर है वो बहुत क्विकली इवेपोरेट करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी में चीज़ें कितनी ज़्यादा सूख रही होती हैं, ज़रा सा पानी फर्श पे गिरा हो वो इवेपोरेट कर जाता है। पौधों को पानी दे के आके बैठे हो सही, पौधे फिर से सूख जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह। विंड स्पीड्स अप द ट्रांसपिरेशन बाय कैरिंग अवे ह्यूमिड एयर सराउंडिंग द लीव्स allowing for more water to evaporate. Moving air is called wind बचे। तो जो विंड है ना, जो हवा है वो नमी वाली हवा को दूर ले जाती है पत्ते से, ताकि पत्ते को गर्मी मिले, पत्ते को टेम्परेचर थोड़ा सा पत्ते के पास हाई हो, ताकि ये इवेपोरेशन करता रहे और ट्रांसपिरेशन इसके होते रहे। ठीक है। ह्यूमिडिटी, the higher is the humidity, the percentage of water vapor in the atmosphere, the lower is the rate of transpiration. जितना ज़्यादा क्लाउडी वेदर होगा, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, हम कहेंगे ना आज हवा में नमी नमी सी है, तो वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो करता है। ये इनका इन्वर्स है। विंड और ट्रांसपिरेशन, जो विंड और हमारा जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली जा रहे हैं ट्रांसपिरेशन के साथ, जबकि हमारा ह्यूमिडिटी है ये इन्वर्स जा रहा है। ठीक है, और ये ह्यूमिडिटी की इन्होंने ना मतलब लाइक डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अब हमारे माहौल में, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का तनासुब, वाटर वेपर्स का परसेंटेज, उनकी अमाउंट, जब क्लाउडी वेदर होता है तब ज़्यादा ही वाटर वेपर्स हो रहे होते हैं ना। मतलब कभी हम कहते हैं हबस भी लगा होता है, तो इस तरह यही चीज़ें होती हैं कि कभी वाटर वेपर्स मतलब जब क्लाउडी होता है तो इसी तरह का होता है ना कि ना इतनी गर्मी हो रही होती है ना इतनी सर्दी, मतलब कोई मिड वाला हो रहा था, तो वो वाटर वेपर्स ही हो रहे होते हैं। ठीक है। सरफेस एरिया एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, लीव्स विद मोर सरफेस एरिया ट्रांसफर मोर देन द लीव्स विद नैरो ब्लेड्स। ब्लेड्स कहते हैं उनके अंदर के उनके अज़ा, मतलब जो लीव के अंदर जो उनकी वेन्स है ना, उनको हम ब्लेड्स कह रहे हैं। ठीक है, जाहिर है आप खुद सोचो ना, अब एक टब में पानी पड़ा है और एक जग में पानी पड़ा है, तो किस में से जल्दी इवेपोरेट होगा? टब में से, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जग का थोड़ा है। तो इस तरह इन मोस्ट प्लांट्स द नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीफ सरफेस इज ग्रेटर देन ऑन द अपर सरफेस। मतलब जो बहुत सारे प्लांट्स हैं ना, उनमें नीचे स्टोमेटा ज़्यादा होता है, जो सतह ऊपर होती है ना, जो सन के सामने होती है बिल्कुल, वहाँ पे इतना नहीं होते स्टोमेटा। ठीक है, therefore the rate of transpiration from the lower surface is greater than from the upper surface. अब आपको पता है लीफ के दोनों सरफेसेस पर मुख्तलिफ स्टोमेटाज होते हैं, मुख्तलिफ मेसोफिल सेल्स होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जब जाहिर है नीचे वाली सतह पे स्टोमेटा ज़्यादा है, ऊपर नहीं है, तो ट्रांसपिरेशन कहाँ ज़्यादा होगी? नीचे ही होगी, ऊपर तो कम नहीं होगी ना। तो इस तरह, और आप ये हमेशा याद रखना है ट्रांसपिरेशन नीचे से भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, आगे हमारा आ गया 9.4। ये भी हम इंशाल्लाह आज ही करेंगे, ताकि फिर हमारा ना मतलब लाइक हम जल्दी जल्दी आगे बढ़े और अपने चैप्टर्स कंप्लीट करें। रूट्स कैन नॉट पुश द absorbed water to the leaves of the plant. Exactly, जो जड़ें हैं ना वो नहीं धकेलती पानी को ऊपर, एरियल पार्ट्स तक वो नहीं धकेलती, ना ही उनमें ये मैकेनिज्म। ठीक है,
Instead, the leaves applying a pulling force on the water present in nodes. पत्ते अपनी मदद आपके तहत एक पुल बनाते हैं जिससे वो पानी हासिल करते हैं, ठीक है। The pulling force in the leaves is created by the transpiration of water from their surfaces. Therefore, it is called transpirational pull. हमने वो पढ़ा था ना कि ये ट्रांसपायरेशन एक बुराई है लेकिन ये नेसेसरी है क्योंकि ये ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट करता है, ठीक है ना। फिर जाइलम, स्टेम का जाइलम और लीव्स का स्टेम का जाइलम, लीव्स का जाइलम और रूट्स का जाइलम सब मिलते हैं और वो बनाते हैं कॉलम्स, वाटर कॉलम्स, यही वाली बात। और फिर पानी ऊपर तक आता है, पता ही है ना। When mesophyll cells of leaf lose water, more water enters in them from xylem vessels. जब मेसोफिल सेल सूख जाते हैं ना तो फिर जाइलम फटाफट से इसको सप्लाई करते हैं कि भाई तुम मरो ना, मैं तुम्हें दे रहा हूँ पानी, ठीक है। इनसाइड जाइलम वेसल्स देयर इज अ कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम। आ गई ना वो बात, ये वाटर कॉलम बन रहा है ट्रांसपायरेशन की वजह से, ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से। This column extends from leaves to stem and to the roots. No need of explanation, I think so. The continuous water column is created due to 3 reasons. अब reasons ये बेटे आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी आप इसको हाईलाइट करें बच्चा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। हाँ, वो जो ट्रांसपायरेशनल पुल होते हैं ना वही तो वाटर कॉलम्स को कंटिन्यूस करते हैं और मतलब वो वाटर कॉलम कंटिन्यूस हो जाते हैं उस ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से। अच्छा, रीजन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ज़रा आपने उसमें पढ़ा होगा केम में, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डायपोल, मतलब इस तरह की फोर्सेस तो अट्रैक्शन होती है ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में होंगी। द नैरो डायमीटर ऑफ द जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स पतले होते हैं भाई, जिम जाते होंगे या डाइट करते होंगे। आई एम जस्ट जोकिंग, मैं आप लोगों को सिर्फ फंसाना चाह रही हूँ, लेकिन ये देखिए द नैरो डायमीटर, द फोर्स बाय विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडहेयर टू द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल्स। अब वाकई पहले तो वाटर में बात होनी चाहिए, उनमें सुना होनी चाहिए, फिर आगे से रास्ता भी साफ होना चाहिए, नैरो है बिल्कुल सही, फिर आगे से जिस रास्ते पे जाना है वहाँ से कोई मतलब बंदे को पता तो हो ना, मतलब वहाँ से अच्छी हमारी इंटरेक्शन, हमारा अच्छा हो, ठीक है। वो रास्ता इतना अच्छा हो कि हम गुजर सकें, हमारे पाँव वहाँ पे टिक सके। तो इसी तरह ये पानी का असूल है। जब पानी पहले तो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में बात करते हैं, आपस में उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, फिर उनका रास्ता होता है जो जाइलम वेसल्स वो नैरो होता है, कोई उनको देखता नहीं है, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनको डिस्टर्ब नहीं करती, वो आराम से अपना पैसेज पे जा रहे होते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये कि उन्होंने जाइलम वेसल्स के सेल्स के साथ भी बनाई हुई है, उनके साथ भी उनकी फोर्स होती है जिस वजह से वो लोग जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। When one water molecule moves up by the xylem of the leaf, it produces a tension on the entire water column in the xylem of leaves, stem and the roots. जब एक मोलिक्यूल आता है ना वो टेंशन क्रिएट कर देता है, ये वो वाली टेंशन है जो हम लेते हैं, ये वो वाली टेंशन है, मतलब एक रास्ता बना देता है कि ताकि बाकी भी आ सके, ठीक है। As a result, the entire water column is pulled upwards, ठीक है। हाँ, ये वो टेंशन है जो हम लेते हैं, लेकिन ये वो टेंशन हो सकती है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट, तो इस वजह से वो ऊपर आ जाता है, मतलब फोर्स भी होती है ना, वो एक जाइलम मॉलिक्यूल एक जब लीफ तक पहुंच जाता है तो वो फोर्स लगा देता है बाकियों पर कि भाई तुम लोग भी आओ, तो इस तरह एक पूरा उनके लिए वो फिर ज़्यादा तो उनके लिए फिर एक पूरा वाटर कॉलम जो है वो बन जाता है और वो पुल्ड हो जाता है, मतलब वो खींचा चला आता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। ये देखिए ये डायग्राम है, तो हम इस फिगर के नीचे भी पढ़ लें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स।
चलो बच्चों, स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड, और कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ बताइएगा। आप लोग सवाल बिल्कुल भी नहीं करते, तो बेटे प्लीज़ बताइएगा। ओके, स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज़।